Hello everyone, welcome to the Luminant Eyes Academy. I am मीना भारद्वाज एंड आज हम अपना अगला लेक्चर शुरू करेंगे। ये 7th लेक्चर होगा। तो हमने एक मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स शुरू किया हुआ है। आई होप कि आपने 6 लेक्चर देख लिए होंगे। अगर नहीं तो प्लीज देखिए, ताकि आपको जो हम नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं उसके बारे में एक आपको बेस मिल सके, आपको पता लग सके कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। आगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके आने वाले हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं और ये लेक्चर आपका है सब्सिडियरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में। सब्सिडियरी अलायंस को हिंदी में सहायक गठबंधन या सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की अगर हम बात करें तो इसे हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है, इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वो एक तरह से एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, यानी किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना जो टेरिटरी थी या कंट्रोल था या अपना एडमिनिस्ट्रेशन था उसे एक्सपेंड किया था भारत में। कैसे किया था? कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासकीय कुछ पॉलिसीज बना के, नीति बना के उन्होंने किस तरीके से एक्सपेंड किया था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे 3 पॉलिसीज पढ़ते हैं। एक रिंग फेंस पॉलिसी और उसी का जो एक्सटेंशन था वो था सब्सिडियरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्लियर? तो रिंग फेंस पॉलिसी, सब्सिडियरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यानी कि रिंग फेंस पॉलिसी आपकी रिंग फेंस ही थी। इसके अलावा सब्सिडियरी की अगर हम बात करें तो सहायक संधि, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो थी वो हड़प नीति हम उसे के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कैसे हुआ था, वो कैसे करते थे? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो ड्यूरिंग 1757 से 1857 का जो टाइम पीरियड है उससे हुई थी। यानी कि जो प्लासी या बंगाल की तरफ जब उन्होंने कॉन्केस्ट करना शुरू कर दिया था तो वहां से उनकी शुरुआत हुई थी सिराजुद्दौला से, और एंड जो है 1857 के, जैसा कि आपको पता है कि रिवोल्ट तक उनका ये एक्सपेंशन रहा था। यानी कि उनकी जो पॉलिसीज थी वो बनती रही थी। तो इस पॉलिसीज के 2 मेथड थे। इन 2 मेथड के जरिए उन्होंने खुद को एक्सपेंड करने की या भारत पे एक कब्जा करने की जो नीति बनाई थी, या एडमिनिस्ट्रेटिव या जो प्रशासन प्रणाली उन्होंने बनाई थी, तो वो के 2 मेथड थे। पहला था पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बाय कॉन्केस्ट और वॉर, यानी कि सीधा आप कॉन्केस्ट करो या फिर लड़ाई छेड़ दो। यानी कि या तो लड़ाई के जरिए आप कॉन्केस्ट कर सकते हो, उसको एनेक्स कर सकते हो, हथिया सकते हो, कब्जा कर सकते हो, या फिर पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बाय डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। यानी कि आप, या फिर दूसरी जो थी, पहला तो था एक युद्ध के जरिए, बैटल या वॉर के जरिए, एंड सेकंड था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बना के। तो सबसे पहले अगर हम इन पॉलिसीज में से बात करें तो पहली जो पॉलिसी है वो रिंग फेंस पॉलिसी। ओके, तो रिंग जो फेंस पॉलिसी थी वो किसने स्टार्ट की थी? वो की थी वॉरेन हेस्टिंग ने। ओके, इसी यही आगे चल के सब्सिडियरी अलायंस बन गई थी। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ये शुरुआत की थी वॉरेन हेस्टिंग ने। ओके, तो आप देख सकते हैं सामने ये जो पॉलिसीज बननी शुरू हुई थी यहाँ पे बेसिकली यही था कि उन्होंने धीरे धीरे कॉन्केस्ट करना शुरू कर दिया था। एंड जैसे कि जानते हैं कि बंगाल हो गया, मैसूर हो गया, मराठा हो गया। इवन हमने मराठाओं के बाद मराठा तक पढ़ा है, लेकिन उसके बाद सिख वॉर होते हैं, आगे भी वो बढ़ते हैं, सिंध सिंध पे भी वो कब्जा करते हैं। तो इस तरीके से वो आगे बढ़ते जाते हैं और उसके बाद वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बनानी शुरू करते हैं ताकि वो और जो है कंट्रोल कर सके, एनेक्स कर सके इंडियन स्टेट्स को। तो वॉरेन हेस्टिंग ने शुरुआत की थी रिंग फेंस पॉलिसी की। तो यहाँ पे रिंग फेंस पॉलिसी के बारे में अगर हम बात करें तो क्या था ये, कि जो नेबर्स थे, यानी कि इंडियन स्टेट्स के जो दुश्मन होंगे या इंडियन स्टेट पर जो आसपास के रूलर जो अटैक करेंगे, उनसे उनकी रक्षा करने के लिए जो ब्रिटिश होंगे उन्हीं की टेरिटरी में एक बफर जोन जो है क्रिएट करेंगे उन्हें बचाने के लिए। बट इनडायरेक्टली ये एक तरह से वो अपनी ही टेरिटरी को बचा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कोई स्ट्रॉन्ग रूलर
अगर कब्जा कर लेगा तो वो उनके हाथ से भी निकल जाएगी वो टेरिटरी। तो एक बफर जोन इन्होंने क्रिएट करके, एक इल्यूजन इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी कि हम तुम्हें बचा रहे हैं तुम्हारी स्टेट को। तो ये एक रिंग फेंस पॉलिसी का ही पार्ट था। दूसरा रीजन क्या था कि एक तो नेबर्स से बचाएंगे, नेबर्स का खतरा है, इंडियन रूलर को, उन्हीं के आसपास की स्टेट का। दूसरा कि उस टाइम पे अफगान और मराठा इन्वेड करते थे, यानी कि इन्वेजन करते रहते थे, क्योंकि उस टाइम पे वही अब एक हम कहें कि रूलर या स्ट्रॉन्ग रूलर उस टाइम पे बचे हुए थे। तो डिफेंस ऑफ अवध, अवध को भी डिफेंस करने के लिए इन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी, यानी कि जो बाहर से, अब अवध एक ऐसा एरिया था जहां से जो एक्सटर्नल इन्वेजन थे वो होते रहते थे, यानी कि बाहर के देशों से भी यहाँ पे इन्वेजन होते रहते थे। तो इसे भी एक तरह से डिफेंस करने के लिए भी ये बनाई गई थी। अब इसमें होता क्या था, करते क्या थे ये कि मिलिट्री असिस्टेंस देते थे एक्सटर्नल अग्रेशन के अगेंस्ट, यानी कि अगर कोई अटैक करेगा तो ये अपनी मिलिट्री भेजेंगे, अपने ट्रुप्स भेजेंगे और जो इंडियन रूलर होंगे, इंडियन स्टेट्स होगी या टेरिटरी होगी उसको बचाएंगे। तो ये एक तरह से रिंग फेंस पॉलिसी थी। तो इसी का जो एक्सटेंशन पार्ट हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सब्सिडियरी अलायंस में। क्लियर? तो इसके बारे में से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है रिंग फेंस पॉलिसी, पर ये एक तरह से जो सब्सिडियरी अलायंस है उसका बेस है, तो आपको पता होना जरूरी है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं सब्सिडियरी अलायंस की तरफ, सहायक संधि के नाम से जिसे हम जानते हैं, जो कि ब्रिटिशर्स ने एक तरह से मजबूर कर दिया था जो इंडियन रूलर्स थे कि उन्हें ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये क्या था। तो इसकी जो शुरुआत थी वो किसने की थी? वेलेस्ली ने की थी। वेलेस्ली उस टाइम पे गवर्नर जनरल था, 1798 से लेके 1805 तक इंडिया का गवर्नर जनरल था। क्लियर? उसके बाद यही एक तरह से रिंग फेंस जो पॉलिसी थी उसका एक्सटेंशन पार्ट थी। अब इसमें क्या था, जो परमानेंट स्टेशनरी, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग आप थोड़ा ध्यान रखना, स्टेशनरी की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है। ओके, यानी कि परमानेंट वो स्टेशन कर देंगे, रख देंगे। इनकी परमानेंट जो मिलिट्री होगी या ट्रूप्स होंगे वो इंडियन टेरिटरी के अंदर ही रहेंगे। ओके, एंड जो सब्सिडियरी होगी वो भी देनी पड़ेगी, यानी कि उनकी मेंटेनेंस का खर्च होगा वो भी इंडियन रूलर्स को ही देना पड़ेगा। यानी कि एक तरह से ब्रिटिश फोर्स को वो अपनी टेरिटरी में भी पनाह देंगे और ऊपर से उनका जो मेंटेनेंस का खर्च होगा वो भी उठाएंगे। इसके अलावा साथ ही उन्हें कोई परमिशन नहीं होगी कि वो यूरोपियन या ब्रिटिशर्स की मर्जी के बिना किसी और को वो जॉब पे रख सके। ओके, यानी कि उनसे अगर वो कोई भी काम करना चाहते हैं, किसी हम कहें कि ब्रिटिश रेजिडेंट को अगर वो अपने कोर्ट में पोस्टिंग भी देना चाहेंगे तो भी उनके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे? ब्रिटिशर्स से। तो अगर वो किसी यूरोपियन को एम्प्लॉय भी करना चाहते हैं, अगर मान लो किसी और कोई और यूरोपियन आके अगर एम्प्लॉयमेंट चाहता है तो उसे भी वो एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे ब्रिटिशर्स की मर्जी के बिना। तो इस तरह के कुछ यहाँ पे रूल रेगुलेशन भी लगाए गए थे। और साथ ही जब जो रूलर्स होंगे, इंडियन रूलर, वो अगर एक्सेप्ट कर लेते, जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे, उन्हें करना ही था, उन्हें उनके सामने ये एक मजबूरी थी कि उन्हें सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एंड इसके बदले में क्या करेंगे, जो ब्रिटिशर्स होंगे वो उन्हें उनके दुश्मन से बचाएंगे, यानी इंडियन रूलर को उनके दुश्मन से बचाएंगे। लेकिन वो जो इंडियन रूलर थे वो ये नहीं जानते थे कि हमारे जो सबसे बड़े दुश्मन थे उस टाइम पे वो कौन थे? ब्रिटिशर्स ही थे। यानी कि वो खुद उनको उनके दुश्मन से बचाने की बात कर रहे थे, जबकि वो खुद उनकी टेरिटरी पे कब्जा कर रहे थे। तो एक तरह से वो अपनी मिलिट्री भेजा करते, मिलिट्री को उनकी टेरिटरी पे रखा करते थे। एंड इससे क्या होता था कि जो ब्रिटिश जो इंडियन रूलर थे उनके इंडिपेंडेंस पे काफी असर देखने को मिला था, क्योंकि एक तरह से ये पूरी तरह से नजर रखा करते थे, स्पाई भी हो गए थे और इन्हें पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो मिला करती थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी की सब्सिडियरी अलायंस की, तो ये शुरुआत किसने की थी? ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने शुरुआत नहीं की थी, इसकी स्टार्टिंग की थी डुप्ले ने। ओके, जो एक फ्रेंच गवर्नर था उस टाइम पे,
ब्रिटिशर्स से पहले यानी सॉरी पोर्तुगीज आई एम सॉरी फ्रेंच गवर्नर था ये उस टाइम पे। तो इसने शुरुआत की थी, जब हमने पीछे पढ़ा था हमने फ्रेंच के बारे में, तब उस टाइम पे हमने डुप्ले के बारे में पढ़ा था, कार्नेटिक रूलर सॉरी कार्नेटिक वॉर के बारे में पढ़ा था, तब हमने डुप्ले के बारे में पढ़ा था। तो डुप्ले ने ये स्टार्ट किया था। सबसे पहली स्टेट की अगर हम बात करें तो अवध जो है 1765 में पहली स्टेट थी जिसने सब्सिडियरी अलायंस जो है एक्सेप्ट किया था। किस टाइम पे? बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे। क्लियर? क्योंकि वहां पे संधि हुई थी, आपको पता है कि एक हैदराबाद ट्रीटी हुई थी और उसके चलते ही इस जो अवध था उसने एक्सेप्ट किया था सब्सिडियरी अलायंस। अब सब्सिडियरी जो अलायंस था उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, आखिर रीजन क्या थे सब्सिडियरी अलायंस को लगाने के? तो सबसे पहला जो था फियर ऑफ फ्रेंच। तो फ्रेंच से वो अपनी एक रूलिंग को बचाना चाहते थे, इंडियन टेरिटरीज को बचाना चाहते थे, तो ये भी एक रीजन था। नेपोलियन एक्सपीडिशन, यानी कि नेपोलियन उस टाइम पे एक्सप्लोर करता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था, तो उसके एक्सपीडिशन से बचने के लिए भी ये बनाई गई थी अलायंस जो है लगाया गया था। साथ ही अपना जो एक कंट्रोल या एनेक्स वाली जो सिचुएशन थी, एनेक्स वो जो करना चाहते थे या एक होल्ड या एक पावर जो बना के रखना चाहते थे इंडियन स्टेट्स पे, उसे बढ़ाने के लिए भी उन्होंने ये किया। साथ ही रूलर जो इंडियन रूलर्स थे उन्हें वीक बनाने के लिए भी, क्योंकि वो एक तरह से पूरी तरह से अब कंट्रोल में थे, क्योंकि मिलिट्री हर टाइम उन पे नजर रख रही थी, तो अब वो कुछ भी उनके अगेंस्ट नहीं कर सकते थे, यानी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं कर सकते थे। कौन? इंडियन रूलर्स। तो इसका फाइनली कंक्लूजन क्या निकल के आता है? तो कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो अब अगर हमारी टेरिटरी में आके कोई दुश्मन रहना शुरू कर देगा, दुश्मन की फौज अगर रहना शुरू कर देगी, तो सबसे पहले तो क्या है कि हमें सिक्योरिटी खरीदनी पड़ रही है। ओके, तो हमारी खुद की इंडिपेंडेंस नहीं है, हम अपनी मर्जी से अब अगर कोई रूलिंग करना चाहेंगे, कोई डिसीजन लेना चाहेंगे कि अब अगर उन्हें अटैक करने से पहले भी कई बार सोचना पड़ेगा, तो उनकी जो इंडिपेंडेंस थी वो पूरी तरह से यहाँ पे अब ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई थी, क्योंकि उन्हें उनसे सिक्योरिटी, वो एक तरह से डिपेंड हो गए थे ब्रिटिशर्स के ऊपर। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो किसी भी इंटरफेरेंस से फ्री नहीं थे। अब उन्हें जो ब्रिटिश जो रेजिडेंट थे उन्हें एक तरह से पे करना पड़ता था। ओके, यानी जो मिलिट्री थी उसके मेंटेनेंस भी उन्हें देना पड़ रहा था। नेक्स्ट अगर बात करें तो काफी वीक और इररिस्पॉन्सिबल हो चुके थे, क्योंकि एक पूरी तरह से जो कंट्रोल था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया था। ओके, जैसे उन्होंने मिलिट्री हेल्प दी थी। नेक्स्ट अगर रीजन माना जाए तो या ओवरऑल देखा जाए तो वो एक्सप्लॉइटेड फील करने लगे थे यहाँ पे, क्योंकि मान लो अगर कोई दूसरा रूलर है जो कि ऑप्रेसिव है या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है, अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रिटिशर्स उसकी हेल्प कर रहे हैं, अब वहां पे भी उन्होंने मिलिट्री भेजी हुई है, तो यहाँ पे तो एक तरह से वो ब्रिटिशर्स ही उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इनकी तो खुद ये अटैक करना भी चाहेंगे तो नहीं कर सकते थे। पूरी तरह से इनकी एक इंडिपेंडेंस जो है यहाँ पे गायब हो चुकी थी, ये एक्सप्लॉइटेड फील कर रहे थे, काफी ह्यूमिलिएटेड इनकी सिचुएशन यहाँ पे हो गई थी। तो सब्सिडियरी अलायंस एक बहुत ही हम कहें कि एक मैकेनिज्म माना जाता है टेरिटरीज को एक्वायर करने का, एनेक्स करने का, एक काफी इफेक्टिव जो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी उसी का पार्ट माना जाता है। तो अब कौन कौन सी स्टेट थी ये इंपॉर्टेंट है, किस किस स्टेट ने अलायंस जो है एक्सेप्ट किया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हैदराबाद ने 1798 से एंड 1798 में और 1800 में एक्सेप्ट किया था। उसके बाद मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, एंड देन पेशवा, बरार एंड सिंधिया इन्होंने 1801, 3 एंड 4 में एक्सेप्ट किया था। राजपूत की जो कुछ स्टेट थी यानी जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था। और लास्ट जो स्टेट थी, ओके, अगर पहली स्टेट हैदराबाद थी, ये चीज आपको याद रखनी है,
पहली अगर हैदराबाद थी तो लास्ट स्टेट कौन सी थी? होलकर, जो कि 1818 में उन्होंने एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपको सबको पता है कि एक हड़प नीति किस तरीके से वो उन्होंने एक नीति बनाई थी। एक तरह से कहा जाता है कि इसका ओरिजिन जो ओरिजिनेटर थे वो ब्रिटिशर्स नहीं थे या डलहौजी नहीं था, पर अगर वैसे देखा जाए तो डलहौजी ने शुरुआत की थी, लेकिन जो ओरिजिन एक्चुअली जो ओरिजिन था वो डलहौजी ने नहीं किया था, लेकिन जो एक्सपेंशन किया या लगाना शुरू किया था यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो इसका जो मेजर हम कहे रोल जिसका माना जाता है वो माना जाता है डलहौजी का। तो डलहौजी उस टाइम पे 1848 से 56 में गवर्नर जनरल था एंड उसने फिर जो एक एक्सपेंशन पॉलिसीज के तहत ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है लगाना शुरू किया था। तो ये आखिर था क्या? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था कि जो अगर किसी का खुद का यानी कि बेटा नहीं है, यानी कि हायर नहीं है, कोई रियल हायर नहीं है और उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, तो वो अपने जो फोस्टर यानी कि जो उसका अडॉप्टेड सन का जो पापा होगा वो फोस्टर ही कहलाएगा। तो उसके पापा की या उसके पिता की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी बस उस पे ही वो हक जमा सकता है, ना कि स्टेट पे। तो स्टेट पे हक नहीं होगा, बस एक प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर खुद के उसके पिता के नाम है तो उस पे वो कर सकता था। दूसरा क्या था कि उन्होंने ये कहा कि ये हिंदू लॉ के ऊपर बेस्ड है। ओके, ये ऐसा हिंदू लॉ में भी होता आया है, अगर कोई रियल हायर नहीं होता है तो उसका राज्य जो दूसरा राजा होता है वो ले लेता है। तो ये हम उसी के बेस पे कर रहे हैं। एंड देन ये एक तरह से नीति थी उनकी एनेक्स करने की या स्टेट को या टेरिटरी को जिसका कोई हायर नहीं होता था। लैप्स का मतलब है जिसका जहाँ पे एक तरह से रूल करने के लिए अब कोई भी नहीं है तो उसे ये एनेक्स कर लेंगे या अपनी टेरिटरी बना लेंगे। तो ओरिजिनेटर नहीं था डलहौजी, एक कोइंसिडेंस कहा जाता है कि उस टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन आई कि मतलब लैप्स जैसी सिचुएशन थी। हाँ, अगर इससे पहले देखा जाए तो किसने जो है एनेक्स किया था, तो रंजीत सिंह का नाम आता है कि उन्होंने कुछ फ्यूडेटरी जो है एनेक्स की थी और उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स ने 1820 से शुरुआत कर दी थी। तो मेनली जो यहाँ पे स्टेट्स थी जिन पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगाया गया था, तो ये स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो 8 स्टेट्स थी मेन। अगर हम स्टेट की बात करें, पहले थोड़ा सा हम देखते हैं टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि सबसे पहले किस पे लगाई गई थी। सतारा पे 1848 में। उसके बाद आता है संभलपुर, संभलपुर आपका है ओडिशा में। नेक्स्ट आता है बाघात या बाघात, ये है हिमाचल प्रदेश में, 1850 में यहाँ पे लगाई गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें नागपुर, उदयपुर, झांसी, 1854 में यहाँ पे लगाई गई थी। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे मेन अगर हम स्टेट की बात करें तो नागपुर, सतारा और झांसी जो है सबसे मेन थी, सबसे इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद जो है बाकी वो स्मॉल स्टेट थी। संबलपुर हो गई, बागत हो गई, एंड इसके अलावा एक और आता है नाम जैतपुर। ओके, बुंदेलखंड में जो है, तो वो भी एक यानी कि स्मॉल थी। मेन आपकी थी सतारा, नागपुर और झांसी। और थोड़ा सा यहाँ पे आपको टाइम पीरियड मैंने दिया है तो आप इसे याद रखना। अच्छा, लास्ट में अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट में जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगाया गया था वो थी अवध, 1856 में। यहाँ पे नवाब वाजिद अली शाह से इन्होंने ले ली थी इनकी जो टेरिटरी, यानी अवध जो था, क्या लगा के कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन लगा के। एंड देखो, जहां पे इन्हें लगता था कि लैप्स वाली सिचुएशन नहीं क्रिएट हो सकती, तो ये क्या करते थे, एक उन्हें कहते थे कि आपकी रूलिंग अच्छी नहीं है या आप अच्छे से रूलिंग नहीं कर रहे हैं और आपका जो प्रशासन जो है वो सही नहीं है। तो एक मेल एडमिनिस्ट्रेशन बोल के ये एक उनके अगेंस्ट कैंपेन करके या नीति बना के वो हड़प लेते थे। तो अवध को भी उन्होंने यही किया था। तो यहाँ से एक जो एक्सपेंशन था ब्रिटिशर्स का, उसका एंड होता है। सॉरी, एंड तो नहीं कहेंगे क्योंकि 1857 तक ये चला था, लेकिन डलहौजी का जो रोल था वो यहाँ तक चलता है। तो हाँ, 1856-57 अराउंड ये अवध लास्ट के साथ ही एनेक्सेशन पॉलिसी जो है एक तरह से एंड होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ जितना एक्सपेंशन ब्रिटिश पावर का कर सकता था डलहौजी उसने किया,
शुरुआत इसकी हुई थी सिराजुद्दौला प्लासी से हुई थी, 1757 में हुई थी। ओके, तो जब 1757 का वॉर हुआ था तो यहाँ पे इसका एंड होता है। तो ये जो आपका था, आज हमने जो कवर किया है, मेनली आपका इम्पोर्टेंट पार्ट था। प्लीज इसे आप रिवाइज कीजिएगा, कवर कीजिएगा। ओके एंड ओके, थैंक यू सो मच।